दक्षिण कश्मीर के जिला शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ समाप्त हो चुकी है। शोपियां के गांव सुगू में छिपे सभी 5 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। मारे गए आतंकवादियों के शवों को अपने कब्जे में लेते हुए सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और किसी और आतंकी के इलाके में मौजूद न होने की पुष्टि करते हुए वहां से वापस चले गए। मारे गए सभी आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन संगठन के बताए जा रहे हैं। शोपियां में 4 दिनों में 14 आतंकी ढेर। वहीं बता दें कि पिछले 4 दिनों के अंदर सुरक्षा बलों ने शोपियां में ही अब तक 14 आतंकियों को मार गिराया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि ये मुठभेड़ सुबह 5:30 बजे से शुरू हुई। दोपहर तक 5 आतंकियों को मार गिराया गया। आपको बता दें, इस हफ्ते शोपियां में हुई मुठभेड़ की ये तीसरी घटना है। इसके पहले रविवार को भी 5 और सोमवार को 4 आतंकियों को मार गिराया था। लंबी मुठभेड़ के बाद 5 आतंकी ढेर। वहीं इसके पहले बुधवार को तड़के पुलिस को 1:45 पर विश्वसनीय सूत्रों से शोपियां के सुगू गांव में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, 44 RR और CRPF गांव पहुंच गई और उन्होंने पूरे गांव की घेराबंदी शुरू कर दी। उधर आतंकियों की तलाश में जैसे ही सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया तो छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। काफी लंबे समय तक चली इस मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड गोलीबारी हुई और आखिरकार सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया। I'll brief you about Operation Sugu Handama, which was carried out by the sector today. Based on the input what we received from Jammu and Kashmir Police late in the evening yesterday, a swift cordon was planned by 44 Rashtriya Rifle, and making use of the hours of darkness, they swiftly mobilized to the orchards of Sugu Handama so as to prevent the escape of the terrorists. मुठभेड़ में टॉप कमांडर भी ढेर। वहीं बता दें कि शोपियां जिले में इस सप्ताह ये तीसरी मुठभेड़ हुई। बीती 2 मुठभेड़ में 9 आतंकियों को मार गिराया गया और पिछली 2 मुठभेड़ में मारे गए 9 आतंकवादियों में से 3 टॉप कमांडर भी शामिल थे, जो हिजबुल मुजाहिदीन संगठन के बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कश्मीर में आतंकियों के सफाए से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वो लगातार सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अभी भी घुसपैठ की फिराक में सैकड़ों आतंकी। वहीं इसके पहले शोपियां में हुई मुठभेड़ को लेकर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा था कि हाल के अभियानों में हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकवादी मारे गए। पिछले 2 हफ्तों में 9 बड़े ऑपरेशन किए गए, जिसमें 22 आतंकवादियों का खात्मा किया गया। इनमें आतंकी संगठनों के 6 शीर्ष कमांडर शामिल हैं। तो वहीं सीमा पार घुसपैठ की फिराक में बैठे आतंकियों की संख्या के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ये संख्या 150 से 250 है। इसमें 150 आतंकी जम्मू संभाग में और 125 आतंकी कश्मीर संभाग में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। भारत चीन विवाद का फायदा लेना चाहता है पाक।
गौरतलब है कि मौजूदा समय में भारत चीन के साथ LAC पर उलझा हुआ है और पाकिस्तान इसका फायदा लेने की सोच रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि शायद भारत का ध्यान मौजूदा समय में चीन पर टिका है और वो इसका क्यों ना फायदा ले, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवादियों को घुसपैठ करवाने के लिए सीजफायर का सहारा ले रहा है। लेकिन सरहद पर भारतीय सेना की चौतरफा मुस्तैदी दुश्मनों के लिए खाल बनी हुई है और वो लगातार अपने इरादों में नाकाम हो रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। उधर दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई और इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अब लोगों को इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट देखिए। और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से सीएम अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने कहा कि मंगलवार को मेरा कोरोना टेस्ट हुआ है और रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं पिछले 2 दिन से कमरे में बंद था। दिल्ली में आज 31,000 कोरोना केस पहुंच गए हैं, जिनमें से 12,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं इसके साथ ही उन्होंने माना कि दिल्ली में बहुत तेजी से कोरोना फैलने वाला है। 15 जून को 44,000 केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक हमें 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। कल SDMA की मीटिंग थी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसमें मुझे भी जाना था, मैं नहीं जा पाया। मनीष सिसोदिया जी और अन्य मंत्रीगण गए थे। LG साहब ने इसकी अध्यक्षता की थी। वहां पे जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए सरकार द्वारा, वो आंकड़े दिखाते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। वहीं इसके साथ ही कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लड़ाई को अब जन आंदोलन बनाना होगा। मास्क पहनना होगा, हाथ धोने होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। खुद भी ये पालन करना होगा और दूसरों से भी करवाना होगा। हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के ही लोगों का इलाज हो, लेकिन अब उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के फैसले को लागू किया जाएगा। इस पर कोई लड़ाई नहीं की जाएगी। मेरा अब ये कहना है, केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है। ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, LG साहब ने जो आदेश दे दिया, उसको लागू किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने बेड हमें दिल्ली वालों के लिए चाहिए, उतने ही हमें बाहर से आने वालों के लिए चाहिए। यानी दिल्ली में अगर 33,000 बेड की जरूरत होगी तो बाहर से आने वालों के लिए कुल मिलाकर 65,000 बेड की जरूरत होगी।
कल परसों से मैं जमीन पर उतरूंगा। स्टेडियम बैंकेट हॉल को इसके लिए तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि हम पूरी कोशिश करेंगे, तन मन धन जो बन सकेगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये सेवा का काम है। मैं खुद निकलूँगा, कल से परसों से मैं खुद ज़मीन पे उतरूँगा। मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे। हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। मैं बस इतना कह सकता हूं कि हमारी कोशिशों के अंदर ईमानदार कोशिश होगी और पूरी कोशिश होगी, कोई कमी नहीं होगी। गौरतलब है कि अभी बीते दिन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि अगर दिल्ली में कोरोना के केस की यही रफ्तार रही तो जुलाई तक 5.5 लाख मामले हो सकते हैं, जबकि करीब 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी सिर्फ 8,000 के करीब है। दरअसल दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ी है और इनमें से ज्यादातर मामले तो तबलीगी जमात की देन है। जमाती खुद तो संक्रमित हुए ही थे, साथ में उन्होंने लोगों को भी संक्रमित किया है, जिससे दिल्ली के साथ ही देश में कोरोना बम फूटा है। फिलहाल देश में कोरोना का अंत कब तक होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है। क्या बोलती दुनिया में खबरें लगातार जारी रहेंगी। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिस शो की जज में है टैलेंट, अपने साथ पूरी दुनिया को थिरकने पर मजबूर करने का, उस अल्टीमेट टैलेंट रियलिटी शो को होस्ट करने के लिए हम हैं बेताब। क्या आप भी हैं तैयार? कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं खास मकसद के लिए और जब लॉकडाउन में घर बैठे ये अपना हुनर दिखाते हैं तो इतिहास रचते हैं। अगर आप में भी है इसी तरह का हुनर तो अपलोड कीजिए अपना 1 मिनट का वीडियो ANP न्यूज के डिजिटल ऑडिशन में और 25 जून तक सबमिट कीजिए अपना ऑनलाइन ऑडिशन वीडियो 7888497078 पर। हुनरबाज ऑन ANP न्यूज। ब्रेक के बाद क्या बोलती दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार लॉकडाउन का बोझ झेलने के बाद मोदी सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रहे देश को एक बार फिर से पटरी पर लेकर आई, लेकिन अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद भी सराफा व्यापारी आज भी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। देश के साथ ही पूरे विश्व में फैल चुके कोरोना वायरस से आज आर्थिक स्थिति डामाडोल हो चुकी है। जहां इस महामारी से होटल, मैरिज हॉल और कारोबार प्रभावित हुए हैं, तो वहीं सराफा व्यापार पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। दरअसल करीब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद 19 मई से अनलॉक 1 में सराफा दुकानें खुल तो गईं, लेकिन इससे व्यापारियों का व्यापार फलने फूलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। कारोबारियों की माने तो 4 महीने सिर्फ मार्च, अप्रैल, मई और जून में सोना चांदी का कारोबार चरम पर रहता था, तो वहीं कोरोना काल में सीजन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। लॉकडाउन के 5वें चरण की बात की जाए तो अब तक जिले में करोड़ों रुपए का व्यवसाय हो जाता, लेकिन अचानक से आई इस महामारी ने सराफा व्यापार को चौपट कर दिया है। 19 तारीख से हम लोग की सराफा की शोरूम खुला है, क्योंकि जैसे कि अभी शादी का सीज़न है, सब चीज़ें हैं, तो फ्लो जिस हिसाब में होना चाहिए था वो चीज़ नहीं है। व्यापार में काफ़ी नुकसान हो रहा है और अक्षय तृतीया इस बीच में आया था, लॉकडाउन था। हमने तो अक्षय तृतीया में अपनी सोशल मार्केटिंग वगैरह से कुछ स्कीम्स रखे थे, बट उतनी रिस्पांस नहीं मिली जितना मिलना चाहिए और अभी भी नहीं मिल रहा है।
और आगे भी अभी उम्मीद नहीं लग रहा है कि अच्छा से मार्केट रहेगा। वहीं दूसरी तरफ भले ही देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सराफा व्यापार प्रभावित हुए हैं, लेकिन वायरस का प्रभाव सोने चांदी के दामों पर नहीं पड़ा है। अभी शादियों का सीजन है और सोने चांदी के भाव बढ़ना स्वाभाविक भी है, लेकिन कोरोना वायरस से अभी सोना चांदी के दाम आसमान छूने को मजबूर हैं। सराफा व्यापारियों की माने तो बाजार में 47,000 रुपये सोना और 49,000 रुपये चांदी का भाव चल रहा है और हालात यही रहे तो भाव और भी बढ़ सकते हैं। देखिए अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं तो नुकसान तो बहुत हुआ है। जैसा अभी शादी का जो सीज़न जो पिछली बार का था, उसके पहले का था, जो शादियों का सीज़न जिस तरीके से जाता है तो बहुत ही इस बार मतलब हम लोगों ने जो सोच के रखा था कि इस बार बिक्री अच्छी होगी दिवाली के बाद से लेकर के, तो वो है कि अभी वैसा रिस्पांस मिला नहीं, बिल्कुल मतलब नुकसान पे ही जा रहा है। और हमारा ज्वेलरी लाइन में मतलब बोला जाए तो पहले की मुताबिक अभी और जितने भी क्लाइंट जो आते हैं वो बहुत डर डर के आते हैं। मतलब हम जितने भी हम सेफ्टी रखें मार्केट में या मार्केट से कहीं भी निकलना चाह रहे हैं, लोग बहुत डरे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मंदी के इस दौर को लेकर ज्वेलर्स का कहना है कि लॉकडाउन ने बिजनेस पर बुरा असर डाला है। अक्षय तृतीया सहित पूरा शादी सीजन खत्म होने को है। थोड़ा बहुत जो शादी का समय खरीदारी का था वो भी सरकार की सुबह 9 से शाम 7 बजे के बीच पिसकर बर्बाद हो गया है। कड़ी धूप में दोपहर या सुबह कोई खरीदार नहीं आता है। शाम का समय ही थोड़ी बहुत बिक्री होती है, लेकिन सरकारी फरमान ने वो भी खत्म कर दिया है। एक्चुअली में शादी का सीजन तो चलेगा, थोड़ा बहुत जो भी बचा है शादी नहीं हो पा रहा है। जो गिफ्ट आइटम बिकने का जो था वो सब खत्म हो गया। अभी कुछ बिकने का गिफ्ट आइटम हो ही नहीं रहा है। धंधा बहुत ही हम लोगों को परेशानी चल रहा है। एक तो 7 बजे तक 9 से 7 बजे तक गर्मी के नाम से दोपहर को कोई आते ही नहीं। जो भी 7 बजे के बाद थोड़ा होने वाला था उस पर भी बंद कर दिया। इसका सीजन बहुत ही डाउन चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ खरीदारों की माने तो उनका कहना है कि घर में शादी है, लिहाजा गोल्ड की खरीदारी जरूरी है। अन्य समय होता तो कई लोग साथ चलकर खरीदारी करते थे, लेकिन अब कोरोना संक्रमण के डर से 1 या 2 लोग ही घर से बाहर जाकर सामान खरीदते हैं। हालांकि अधिकांश खरीदारी हमने ऑनलाइन की है, लेकिन जो थोड़ा बहुत समय था उसके लिए डर डर कर दुकानों पर पहुंचे हैं। अभी तो ऐसा है कि लॉकडाउन ओपन होने के बावजूद भी हम बहुत सारी शॉपिंग हम ऑनलाइन कर चुके हैं, क्योंकि मजबूरी ऐसी कि हम जा नहीं पा रहे थे मार्केट। और मार्केट जा भी रहे थे, भय है अंदर से कि हम जाएं, और बहुत अच्छे सैनिटाइजर है ढूंढने के बावजूद भी दुकानों में, और लोग हमको कॉपरेट करने के बावजूद भी अंदर से भय है और हम तो मन से खुल नहीं पा रहे हैं। और शॉपिंग करता ऐसी मजबूरी है, जो बहुत ज़रूरी है वही हम जा रहे हैं, ताकि 1 और 2 ही लोग जा रहे हैं। पहले हम पूरा परिवार जाते थे शॉपिंग करने, पता करते थे कि ये शॉपिंग कैसे करनी। अब ऐसे है कि हम 1 से 2 हो पा रहे हैं, और उससे हमारी चीज़ें की वैरायटी में बहुत सारी कमी आ रही है। हाँ, मैं घर में शादी है, कुछ सोने के सामान परचेज करना था। बाकी सामान तो हो गया, मंगलसूत्र और जो अंगूठी वगैरह है वो खुद के चॉइस से लेना पड़ता है, इसलिए मैं दुकान में जाकर ली हूँ। बाकी चीज़ें मुझे ऑनलाइन से ही मैं शॉपिंग करना पसंद कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना भी बहुत फैला हुआ है। बहरहाल करीब 3 महीने बाद खुले सराफा बाजार से व्यापारियों को थोड़ी बहुत राहत तो मिली है, लेकिन संक्रमण के चलते शुभ कार्य पहले की तरह नहीं हो पा रहे हैं। यही कारण है कि व्यापारियों को इस बार व्यापार चलाने की चिंता सता रही है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर कब तक सराफा व्यवसायी संकट से उबर पाते हैं। रायपुर से शुभ्रा नंदी की रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। वहीं वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर जारी तनाव के बीच राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इसे लेकर वो एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच लद्दाख के सांसद ने उन्हें करारा जवाब दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार भारत चीन सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं।
इसी बीच लद्दाख से बीजेपी सांसद जम्यांग सेरिंग नामग्याल ने उन्हें जवाब दिया है। बीजेपी सांसद ने ट्वीट में दावा किया कि चीन ने कांग्रेस कार्यकाल में भारतीय जमीन पर कब्जा किया था। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा था कि क्या चीन ने लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। इसके जवाब में जम्यांग ने ट्वीट कर कहा कि हाँ, चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में। सांसद का कहना है कि उम्मीद है कि राहुल और कांग्रेस तथ्यों के आधार पर मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे। उन्होंने साथ ही उम्मीद जताई कि वे फिर से गुमराह करने की कोशिश नहीं करेंगे। दरअसल अपने ट्वीट में नामग्याल ने 2 तस्वीरें साझा की हैं। एक में उनका जवाब है और दूसरे में देमचोक घाटी की एक तस्वीर है। उन्होंने दावा किया कि इन इलाकों पर कांग्रेस के कार्यकाल में चीन ने कब्जा किया था। नामग्याल ने दावा करते हुए ट्वीट में लिखा कि 1962 में कांग्रेस राज के दौरान अक्साई चीन, यूपीए के समय में 2008 तक चुमुर क्षेत्र में टिया पंगांग और चौबजी घाटी, पीएलए की ओर से देमचोक में जोरावर किले को 2008 में ध्वस्त किया गया था और 2012 में यूपीए शासन के दौरान पीएलए ने ऑब्जर्विंग पॉइंट बनाया। 13 सीमेंट वालों घरों के साथ चीनी कॉलोनी भी बनाई। यूपीए शासन के दौरान 2008-2009 में डुंगती और डेमचोक के बीच भारत ने डूमचेले को खो दिया। सीमा की हकीकत सबको है मालूम। वहीं बता दें कि राहुल गांधी भारत चीन बॉर्डर को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार आक्रामक हैं। इससे पहले 8 जून को राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर तंज कसते हुए ट्वीट किया था, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। वहीं इसका जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि मिर्जा गालिब का ही शेर थोड़ा अलग अंदाज में है, हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। वहीं इसके बाद राजनाथ सिंह की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि रक्षा मंत्री का हाथ पर टिप्पणी करना खत्म हो जाए तो वे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है। गौरतलब है कि भारत चीन के बीच मौजूदा समय में लद्दाख सीमा पर तनाव जारी है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। हालांकि दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी कांग्रेस को 1962 की याद दिला रही है, जब चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा किया था। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। देश के कुछ राज्यों में इसी सप्ताह मानसून दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान भारी बारिश के साथ ही तेज हवाएं चलने की आशंका है, लेकिन राजस्थान में अभी मानसून पहुंचने में